लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था माइकल रेंट पे करने के बाद में वापस से आके सो गया होता है। मेरी फ्लाइट के अंदर 3 घंटे बाकी है, मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। माइकल का रूममेट बोलता है, ब्रदर माइकल क्या आपको कोई जैकपॉट खुला है? आपने यहाँ पे एक साल का रेंट पे कर दिया, ये कोई मजाक बात नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं माइकल सो गया होता है। सिस्टम बोलता है, होस्ट आपने यहाँ पे एक साल का रेंट पे करके काफी कमाल काम किया है। सिस्टम आपके इस बिहेवियर की वजह से बहुत ही खुश हुआ। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको सैंग सिटी के स्वान बे के अंदर एक प्राइवेट विला दिया जाता है। ये बात सुन के माइकल बहुत ही शॉक हो गया होता है। सैंग सिटी की सबसे महंगी जगह है स्वान बे। सच में ये तो काफी कमाल की बात है, मैंने यहाँ पे इस रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। 3 घंटे बाद हम देखते हैं माइकल रेडी होके बाहर की तरफ जाने लगता है। तो अभी उसका रूममेट बोलता है, ब्रदर माइकल आखिर आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? माइकल बोलता है, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ और कुछ टाइम तक वापस नहीं आने वाला। शौक होते हुए रूममेट बोलता है, माइकल पर तुमने अपना सामान भी नहीं लिया, तो आखिर गांव में तुम्हारे पास में कपड़े कहाँ से आएंगे? माइकल बोलता है, मुझे यहाँ पे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे जाके देख लूंगा मुझे क्या करना है। साथ ही माइकल सोच रहा होता है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जाकर हॉस्पिटल के अंदर एक वीआईपी रूम लेना होगा। मुझे पक्का से पता है $1 लाख के बावजूद भी फादर ने बिल्कुल भी वीआईपी रूम बुक नहीं किया होगा। आगे हम देखते हैं मिस्टर हान को, जो कि बोल रहे होते हैं, माइकल सुबह मुझे बोल रहा था कि शायद से आज वो यहाँ पे आने वाला है। मैंने माइकल को बोला भी था टेंशन की कोई बात नहीं है, फिर भी पता नहीं कि वो जल्दबाजी में यहाँ पे आ रहा है। उसने मुझसे बोला कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करा था और वहाँ से सैलरी आई, इसी वजह से वो मुझे $1 लाख सेंड कर पाया। शौक होते हैं माइकल की मॉम बोलती है, $1 लाख? आखिर आप कैसी बात कर रहे हो? इस वर्ल्ड में कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जॉब है जो कि $1 लाख पे करती हो? कहीं माइकल ने यहाँ पे हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए कोई इलीगल काम तो नहीं किया ना? ऐसा नहीं हो माइकल हमारी वजह से कोई बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाए। मिस्टर हान बोलते, तुम कैसी बात कर रही हो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। हम लोग को यहाँ पे क्लियरली पता है हमारा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अभी हम देखते हैं माइकल वहाँ पे आ गया होता है। माइकल बोलता है, मॉम मैं वापस आ चुका हूँ, आखिर आप कैसी हैं? आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर है तो मुझे बताओ, मैं पक्का से यहाँ पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। माइकल की मॉम बोलते, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बस यहाँ पे थोड़ी बहुत बीमार हो गई थी। आखिर तुम यहाँ पे इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मॉम नहीं मरने वाली, डॉक्टर्स ने बोला छोटी मोटी सर्जरी होगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे डैड यहाँ प्रेजेंट थे तो तुम्हें अपना काम छोड़ देने की कोई जरूरत नहीं थी। बेचारा मेरा माइकल यहाँ भागते भागते आया है, पक्का से ये काफी थक गया होगा, इसको फटाफट से एप्पल दे दो। मिस्टर हान बोलते हैं, माइकल ये लो एप्पल। और मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कहीं तुम्हारी छुट्टी लेने की वजह से तुम्हारे बॉस गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? मैंने प्राइवेट कंपनी के बॉसों को देखा है, वो लोग अपने स्टाफ को जल्दी छुट्टी नहीं देते। माइकल बोलता है, डैड रियलिटी बात ये है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। शौक होते हो दोनों ही बोलते, क्या तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? मॉम बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने जॉब छोड़ भी दी ना तो चलेगा, वैसे भी तुम बहुत ही क्वालिफाइड हो, तुम पक्का से कोई ना कोई नई जॉब ढूंढ लोगे। मिस्टर हान बोलते हैं, माइकल तुम पिछले 1.5 साल से लगातार काम कर रहे हो, तो तुमने यहाँ पे जॉब छोड़ के बिल्कुल सही काम किया। ह्यूमन बॉडी ना बिना रेस्ट के बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, वैसे भी तुम पहले के मुकाबले काफी पतले हो चुके हो। अब यहाँ पे गांव की मक्के की रोटी और सरसों का साग खा के तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। माइकल सोच रहा होता है, सच में मेरे मॉम डैड काफी कमाल के हैं, उन लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं मैंने ये जॉब क्यों छोड़ी और आगे मेरा क्या होगा। मैंने यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया उसको लेकर लोग काफी खुश है। माइकल बोलता है, डैड मुझे एक बात बताओ, क्या आपने मेडिकल बिल्स पे कर दिए? मिस्टर हान बोलता है, माइकल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने बिल्स को ऑलरेडी पे कर दिया था। तुम्हारे जो $1 लाख है ना, वो ऐसे कैसे पड़े हुए हैं? मैं अभी के अभी यहाँ $1 लाख को तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। अपने पेरेंट्स की टेंशन मत लो, तुम एक यंग मैन हो, तुम्हें पैसे की काफी जरूरत पड़ती होगी। माइकल बोलता है, डैड मुझे यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसे आपके और मॉम के लिए है। वैसे डैड मुझे एक बात बताओ, आखिर अपने पैसे लिए किससे थे? मैं अभी यहाँ पे उस बंदे के पैसे को वापस कर देता हूँ, मेरे पास मेरी पार्ट टाइम जॉब से काफी सारे पैसे आ रखे हैं, तो हम लोग को पैसे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। मिस्टर हान बोलते, टेंशन मत लो ना, मैंने रिलेटिव्स के पास से लिया है, तो इसी वजह से पैसे के बारे में सोचने की हम लोग को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। माइकल बोलता है, डैड आप यहाँ पे अंकल और आंटी की बात कर रहे हैं ना, आखिर आपने उनके पास से पैसे क्यों लिए? वैसे ही मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको पक्का से पैसे सेंड कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उनको पे करके आता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें यहाँ पे अंकल और आंटी का पैसा नहीं चाहिए। मिस्टर हान बोलते, माइकल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उन लोगों को पक्का से पे बैक कर दूंगा। वैसे भी ये यहाँ पे अंकल और डैड के बीच की बात है, वो लोग सॉल्व कर लेंगे। तुमने अपने इस पैसे को बहुत ही मेहनत से कमाया है, इसको ऐसे खर्च मत करो। हम जैसे गरीब लोगों को कोई भी काम ना कैलकुलेट करके करना चाहिए, ऐसे रेकलेसली बिहेव करने से कुछ नहीं होने वाला। तभी माइकल की मॉम बोलती, सब मेरी गलती है, अगर मैं बीमार नहीं पड़ी होती तो आज यहाँ पे तुम दोनों के ऊपर इतनी सारी दिक्कतें कभी आई नहीं होती। तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत से पैसा कमाया और अब यहाँ पे मेडिकल बिल्स के अंदर सारा पैसा जा रहा है। माइकल मुझे पता है सैंग सिटी कितनी महंगी है और इतने कम पैसों के अंदर तुम कैसे सर्वाइव कर रहे होगे। तुम्हारी सैलरी सिर्फ 5,000 है, उसके अंदर रेंट पे करना, खाना खाना और भी बहुत सारी चीज होती है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता आगे तुम कैसे मैनेज कर रहे होगे। माइकल बोलता है, मॉम आप जितना सोच रही है ना, ये उतना ही मुश्किल नहीं था। सैंग सिटी के अंदर मैंने काफी अच्छी लाइफ जी है और बहुत ही मजे भी किए हैं, तो इसी वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने वो मेन जॉब इसी वजह से छोड़ी क्योंकि उसके अंदर सैलरी काफी कम थी और मेरी पार्ट टाइम जॉब के अंदर ही ना मुझे बहुत ही सैलरी मिल रही है। वरना आप खुद ही सोचो, मैंने आपको $1 लाख कैसे पे किए होते।
असलियत में ये यहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी है, इसी वजह से इतना पे कर पा रही है। आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं यहाँ पे डॉक्टर को बोल के वीआईपी रूम बुक कराता हूँ। चाहे यहाँ पे मेडिकल बिल्स या मेडिसिन कितनी भी कॉस्ट क्यों ना लगे, मैं वो सब पे कर सकता हूँ। मेरी जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो यहाँ पे स्टाफ्स के साथ में काफी अच्छे से बिहेव करती है और मैं यहाँ पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आया हूँ, तो इसी वजह से कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और मैं यहाँ पे अंकल के घर जा रहा हूँ ताकि मैं डेब्ट को रीपे कर सकूँ। मैं नहीं चाहता अंकल का फेवर हमारे ऊपर रहे, वरना वो बाद में हम लोग को बहुत ही नीचे दिखाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं माइकल टैक्सी में बैठ गया होता है, बोलता है हुटोंग रोड चलो। रोड के खराब होने की वजह से वो टैक्सी काफी हिल रही होती है। माइकल सोचता है यहाँ की रोड पहले के मुकाबले काफी खराब हो चुकी है। ड्राइवर वैसे यहाँ पे 2 साल पहले ही बोल रहे थे ना कि रोड ठीक होने वाली है, तो आखिर ये रोड अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई। ड्राइवर बोलता है रोड रिपेयर तो हुई थी, पर ये पहले के मुकाबले ऑर्डर बेकार हो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, उसने यहाँ पे ऑफिशियल को घूस दे रखी थी, इसी वजह से वो यहाँ पे रिपेयरिंग के काम को आधे में छोड़ के हमारे विलेज से भाग गया और ये रोड कभी ठीक हो ही नहीं पाई। माइकल बोलता है यहाँ पे ऑफिशियल काफी बेकार लोग हैं, वो लोग बिल्कुल भी पुलिस नहीं डरते और वो यहाँ पे सरेआम घूस ले रहे हैं। माइकल सोचता है मेरा ये गांव बहुत ही गरीब है और कैपिटल सैंग सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ से बहुत ही दूर है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। मेरे फादर ने 3 जॉब करके मुझे बहुत ही पढ़ाया लिखाया, इसी वजह से मैं सैंग सिटी में जाकर कमा पाया और घर को स्टेबल भी कर पाया। थोड़ी देर बाद हम देखते वो अपने अंकल घर पहुंच गया होता है। माइकल बोलता है वैसे यहाँ पे कहने को तो हम दोनों रिश्तेदार हैं, पर एक बार इनका घर देखो, ये कालीशान बंगला है और वहीं हम लोग ग्रैंडपा के बनाए हुए एक पुराने से घर में रहते हैं। ग्रैंडपा के मरने के बाद मेरे डैड के पास से अंकल ने सारी जमीनें छीन ली। उन्होंने धोखे से पेपर पर साइन ले लिए थे, वरना आज हमारी फैमिलीज के बीच में इतना गैप नहीं होता। और अब यहाँ पे मेडिकल बिल्स के नाम पे इनका हमारे पास 50,000 लोन भी हो चुका है। मुझे इनका लोन नहीं चाहिए, मैं इसको अभी कभी पे करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं माइकल वहाँ पे गेट के ऊपर नॉक करने लगता है। गेट खोलते वहाँ पे एक लेडी बाहर निकलती है और बोलती है आखिर यहाँ पे कौन आया है। माइकल ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। माइकल बोलता है वांगजू ये तो मुझे पूछना चाहिए, आखिर तुम यहाँ पे इस वक्त मेरे अंकल घर पे क्या कर रही हो। वांगजू बोलती है माइकल मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो ये वहाँ पे एक और बंदा बाहर निकलता है और बोला तुम्हारी सिस्टर इन लॉ अगर मेरे घर पे नहीं होगी तो क्या तुम्हारे घर पे होगी। शौक होते हैं माइकल सोचता मुझे पता चल गया वांगजू ने भी यहाँ पे अमीर बनने का ये रास्ता चुना है। माइकल बोलता ये छोड़ो, क्या अंकल घर पे है, मैं यहाँ पे आप लोग के पैसे को रीपे करने के लिए आया हूँ। वांगजू सोच रही होती है आखिर माइकल ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, वो तो हमेशा यहाँ पे मुझसे मिलके बहुत ही खुश हो जाया करता था। चिढ़ते हुए वो बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ माइकल को क्यों घूर रही हो, तुम बहुत ही जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली हो, तो माइकल का सोचना बंद कर दो, वरना तुम जानती हो मेरे पास में लड़कियों की बिल्कुल कमी नहीं है। मैं एक रिच इंसान हूँ जिसको कोई भी सुंदर लड़की पक्का से भाव देगी। वांगजू बोलती मैं यहाँ पे यही देख रही थी क्या कि वो कितना गरीब है, उसके कपड़ों के ऊपर कोई नॉर्मल ब्रांड भी नहीं है और कहने को वो यहाँ पे सैंग सिटी के अंदर रहता है। यहाँ पे टाइम के साथ साथ माइकल की फैमिली और ज्यादा पीछे होती जा रही है। आखिर यार माइकल के बारे में सोच के मैं क्या ही कर लूंगी। हमारा गांव भी काफी बढ़िया है जिसके अंदर मेरे होने वाले हस्बैंड नाइकी और एडिडास के कपड़े पहनते हैं, नए किसी लूजर की तरह जो कि एक थर्ड को भी पहनता हो। अंकल का बेटा बोलता यही हुई ना बात, मुझे यहाँ पे ये बिहेवियर काफी पसंद है, इसी बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने को तैयार हुआ। अंदर हम देखते हैं माइकल के अंकल बैठ के कार्ड खेल रहे होते हैं। अंकल बोलते हैं मेरा भतीजा सिटी से काम करके गांव वापस लौटा है। भतीजे आखिर तुम कैसे हो, अब तो तुम यहाँ पे सिटी वाले बंदे बन गए ना। बाकी बंदे बोलते सिटी वाला बंदा तो पक्का से ये यहाँ पे सिटी के अंदर काफी कमाता होगा, लगता है यहाँ पे हान की जिंदगी चेंज होने वाली है। दूसरा बंदा बोलता है मिस्टर हु की बेटी है ना, वो वहीं पे काम करती है और उसकी मंथली सैलरी $1 लाख है। तुम भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, तुम्हारी सैलरी पक्का से काफी कमाल की होगी। अंकल का बेटा बोलता बात तो सही है, ये यहाँ पे गधों की तरह दिन रात मेहनत करता है और यहाँ पे महीने के एंड में इसको $5,000 मिल जाते हैं। वैसे इस जैसे गरीब बंदे के लिए $5,000 भी काफी ज्यादा होते हैं। हमारे फार्म पे जो लेडीज है ना, जो भी पिक को खाना खिलाती है, उनको भी हम लोग $3,000 पर मंथ पे करते हैं और उनको बस सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, हमेशा नहीं। माइकल मैंने कहा था ना तुम हमारे यहाँ पे काम कर लो। वैसे ही $5,000 के अंदर आगे तुम महीने कितने बचाते होगे, रेंट और खाने के अंदर कितना लग जाता होगा। हमारे यहाँ पे पिक को खिलाओ और मैं तुम्हें दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पे कर दूंगा। कम से कम यहाँ पे गांव के अंदर तुम्हारे सारे पैसे बचेंगे तो सही और तुम अपने मॉम डैड के साथ में भी रह पाओगे। माइकल बोलता है मैं पैसे को रीपे करने के लिए आया हूँ, फालतू बातें करने के लिए नहीं। वैसे मुझे बहुत सारे जरूरी काम है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। हंसते हुए अंकल का बेटा बोलता है क्या तुम यहाँ पे रीपे करोगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखो, अभी तुम्हारी मॉम है ना वो हॉस्पिटल से निकली नहीं है, शायद से तुम्हें यहाँ पे और पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो तब तक के लिए पैसे सेव करो, यही ठीक रहेगा। अंकल बोलते हैं मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारी फैमिली बहुत ही दिक्कत में है, तुम्हारी जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं। वैसे ही मैं यहाँ पे ब्याज का 1 पैसा नहीं छोड़ने वाला, तो तुम यहाँ पे अभी पे करो या फिर 1 महीने बाद में, ब्याज में यहाँ पे 1 पैसा कम नहीं होने वाला। माइकल बोलता अंकल टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे काफी अच्छा कर पा रहा हूँ, तो मुझे आपके इस पैसे की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
वैसे भी आप मेरे प्यारे अंकल हो, अगर मुझे जरूरत होती ना तो पक्का से मांग लेता। अंकल बोलते माइकल मेरे सामने यहाँ पैसे बिहेव मत करो, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ तुमने इस पैसे के लिए कितनी मेहनत करी होगी। बड़े शहर में जाके तुम अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, ये काफी खतरनाक हो सकता है। एक गरीब इंसान को हमेशा ही कैलकुलेटिव होना चाहिए, वरना उसकी वैल्यू नहीं चल पाती। माइकल बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके रीपे करना है। अंकल बोलता है ठीक है, तुम्हें पे ही करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दो, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। डैकी तुम यहाँ पे एक काम करो, उस कैबिनेट के अंदर से रेड बुक लेके आओ, उसके अंदर यहाँ पे ब्याज वाले पैसे का मैंने सारा हिसाब कर रखा है। डैकी बोलता है माइकल हम लोग फैमिली है, अपने आप को प्रेशर में डाल के कोई भी गलत काम मत करना, वैसे भी ये जो एरोगेंस है ना ये कहीं भी काम नहीं आने वाला, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच समझ के कोई भी काम करना। अंकल बोलते बहुत ही अच्छी बात है, हमारी फैमिली के अंदर एक कॉलेज का ग्रेजुएट है जो कि यहाँ पे अपने ऊपर कोई भी कर्जा नहीं रखना चाहता, सब कुछ क्लियर करना चाहता है, पर यहाँ पे फैमिली के बीच में कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो एक काम को इंस्टॉलमेंट की हेल्प से 1 साल में पैसा धीरे धीरे चुका देना, ऐसे तुम्हारे पास भारी भी नहीं पड़ेगा और तुम यहाँ पे इजीली पे भी कर दोगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल ने $51,000 पे कर दिए होते हैं। माइकल बोलता है अंकल इसके अंदर ब्याज भी डाल दिया है, तो आप चेक कर लो आपके पास पैसे पहुंचे या नहीं। अंकल बोलते 1 मिनट रुको मैं भी चेक करता हूँ, पर तभी अंकल काफी शॉक हो गए तो सोच रहे होते हैं माइकल ने यहाँ पे सच में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, वो भी ब्याज के साथ में, पर आखिर ने किया कैसे। अंकल बोलते हैं माइकल बेटा तुम्हारे पास में इतने पैसे आए कहाँ से। माइकल बोलता है अंकल सिंपल सी बात है, आप ही तो कह रहे हो ना मैं शहर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो शहर के अंदर पैसे कमाने के बहुत सारे अलग तरीके भी होते हैं, यहाँ पे शहर में काम कर करके मैंने ये पैसे कमा लिए। डैकी बोलता है इसकी फैमिली दिक्कतें उठा के अपनी इज्जत को मेंटेन कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आखिर यहाँ पे गरीब लोगों की कौन सी इज्जत होती है, उनकी फैमिली के पास में ना कोई जमीन है ना कोई बड़ा सा घर है, और उनका बेटा भी बहुत ही कम सैलरी में काम करता है। ये जो $51,000 है ना यही उन लोगों की लास्ट सेविंग होगी, जो कि अपनी इज्जत को मेंटेन करने के चक्कर में इन लोगों ने यहाँ पे खर्च कर दी। वांगजू बोलती है वो कभी ना माइकल पक्का तुमसे जल रहा होगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना वो मुझे काफी पसंद करता था और अपनी सिस्टर इन लॉ के तौर पे वो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे हम लोग रिश्तेदार है तो हम लोग को एक दूसरे को रेगुलर देखना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से बातों को क्लियर करना काफी जरूरी है ताकि हम लोग के बीच में कोई भी ग्रज ना हो। पहली बार देखने में मैं भी काफी ऑकवर्ड हो गई थी, इसी वजह से मैं उसको कन्फ्रंट कर देती हूँ, इससे हम लोग का पुराना मैटर पक्का से खत्म हो जाएगा। डैकी बोलता है ठीक है, वैसे भी यहाँ पे चीजों को क्लियर करना काफी अच्छी बात होती है, उसको क्लियरली बोल देना कि अब वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी ना देखे, वरना डैकी बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो ये भी नहीं सोचेगा कि तुम उसके अंकल के बेटे हो। बाहर निकलते हुए वांगजू बोलती है माइकल बहुत ही जल्दी हम लोग एक फैमिली बनने वाले हैं, तो तुम्हें अपने मन में मुझे लेके किसी भी तरह की फीलिंग नहीं लानी चाहिए, ये काफी गलत बात है। यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता है, और अंदर ही अंदर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे काफी पसंद करते हो, पर मैंने आज तक माइकल तुमको कभी उस तरीके से देखा ही नहीं, तुम मेरे लिए हमेशा ही एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर अब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, तो मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे बीच ना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे बाकी लोगों को पता चला ना कि तुम मुझे पसंद करते हो तो हमारी काफी बेइज्जती हो जाएगी, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल क्लियर है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचती। हंसते हुए माइकल बोल रहा होता है मैंने बहुत सारे बेवकूफ देखे जो कि गलतफहमी जी रहे हैं, आखिर तुम्हारी जैसी इंसान को मैं क्यों ही पसंद करूंगा, एक बार जाके अपने आप को शीशे में देखो, क्या तुम यहाँ पे किसी को पसंद करने लायक हो भी, मैं तुम्हारी तरफ थूकूं ना, तुम्हें पसंद करने की बात तो बहुत ज्यादा दूर है। ये बात सुनने के साथ ही वांगजू काफी शौक हो गई होती है। चिढ़ते हुए वांगजू बोलते कमीने माइकल आखिर तूने यहाँ पे क्या बोला, मैं बहुत ही गंदी दिखती हूँ और थूकने लायक भी नहीं हूँ। माइकल बोलता है तुम यहाँ पे बोल रहे हो लोग बचपन के दोस्त है, मैं मानता हूँ बचपन में हम लोग साथ में कई बार खेले हैं और हम लोग के साथ में रहने की वजह से हम लोग काफी बनती भी थी, पर आखिर इसमें यहाँ पे इतनी स्पेशल बात किया है जो कि तुम इतनी बन रही हो। मेरे हिसाब से हर एक दोस्त की साथ में चाइल्डहुड मेमोरीज तो होती ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दोस्त को पसंद करता हो। मेरे दिमाग में तुम्हारे को लेके ना कुछ भी नहीं है, फालतू यहाँ पे खुद से इमेजिन के दिमाग मत लगाओ। हाँ ये बात जरूर पहले मुझे लगता था कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जो कि यहाँ पे अमीरों के फेवर के ऊपर अपनी लाइफ नहीं काटेगी। मैंने तुम्हें हमेशा ही काफी मेहनत करते हुए देखा है और सारे लोगों से काफी अच्छे से बिहेव करते हुए भी, इसी वजह से मेरे मन के अंदर तुम्हारे लिए काफी रिस्पेक्ट थी, पर तुम भी बिल्कुल बाकी सारे लोगों की तरह ही हो, लालची। तुम यहाँ पे शो ऑफ करने में काफी कमाल की हो, पर जो भी हो तुम्हारा मुझसे कोई भी लेन देन नहीं है, इसी वजह से मुझसे दूर रहो। वांगजू बोलती है माइकल मैं जानती हूँ तुम्हें मैं नहीं मिल पाई, इसी वजह से तुम यहाँ पे मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हो। अगर यहाँ पे किसी को भी अंगूर नहीं मिलेंगे ना तो यही बोलेगा कि अंगूर खट्टे थे, पर फिर भी यहाँ पे जो भी हो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पे पास्ट की बातों को भूल के आगे बढ़ो और मुझे अपने सिस्टर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट करो। जितनी जल्दी तुम रियलिटी को मान लोगे ना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। वांगजू की ये बात सुन के माइकल काफी शौक हो गया होता है। पीछे घूमते हुए माइकल बोलता है तुम बिल्कुल पागल हो, मैं चाहे तुम्हें कितना भी क्यों ना बोल लूं तुम मेरी बात नहीं समझने वाली।
माइकल की इन बातों से वांगजू काफी गुस्सा हो गई होती है। वांगजू बोलती है, माइकल आगे तुम खुद को समझते क्या हो? सिर्फ तुम पढ़ाई के अंदर काफी अच्छे थे इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बड़ा फोड़ लोगे। देखो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है पढ़ाई करने के बावजूद भी तुम यहाँ पे $5,000 पे काम कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कई मतलब जो तुम्हारे पास में पैसे ही नहीं है, तुम यहाँ पे ब्रांड्स को अफोर्ड ना कर सको, एक अच्छी लाइफस्टाइल ना जी पाओ, और अगर तुम्हारे मॉम की मेडिकल बिल्स की बात है ना तो तुम्हें लोन लेना पड़े। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं गरीब लोगों को काफी कम समझती हूँ और अमीर लोगों से काफी प्यार करती हूँ, पर आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है तुम्हारे सेकंड अंक के बेटे के साथ में। मैं एक काफी कमाल की लाइफ जी पा रही हूँ जहाँ पे मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का घर है, एक बहुत ही कमाल की गाड़ी है, जो मर्जी वो पहन पा रही हूँ, जो मर्जी वो खा पा रही हूँ। आखिर यहाँ पे ऐसी जिंदगी किसको नहीं चाहिए होगी। वहीं अगर बात की जाए तुम्हारी जो एक सिटी के अंदर रह रहा है, तुम पक्का से एक छोटे से रूम के अंदर रह रहे होगे $5,000 की सैलरी के साथ में, जहाँ पे तुम्हें एक थर्ड को भी पहननी पड़ रही है, बहुत ही सस्ता खाना खाना पड़ रहा है और सुबह से लेके शाम तक कुत्तों की तरह काम करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे मॉम के हॉस्पिटल बिल्स के अंदर थोड़े और पैसे लग गए तो आगे तुम क्या करोगे? पक्का से तुम्हें कहीं और से लोन लेना पड़ेगा या फिर तुम वापस से अंकल के पास ही आओगे। तुम्हें तो यहाँ पे काफी खुश होना चाहिए कि मैं तुमसे सही से बात कर रही हूँ, वरना तुम्हारे जैसे गरीब को ना मैं मुंह भी नहीं लगाती। मैं तुमसे यही तो बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, तुम मुझे यहाँ पे उस तरीके से मत देखो और तुम मुझे यहाँ पे ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे एटीट्यूड जेब में रखो, तुम्हारे जैसे गरीबों के ऊपर ये एटीट्यूड बिल्कुल भी शूट नहीं करता। चिढ़ते हुए माइकल बोलता है, वांगजू लालची औरत, क्या तुमने यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? देखो तुम्हें यहाँ पे शो ऑफ करना है ना, चाहे किसी के सामने करो, मेरे पास में इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पीछे दिमाग लगाऊं। तुम्हें लगता है तुम कोई हूर की परी हो जिसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं, पर सही सही कहो ना तुम मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आती हो। अभी यहाँ पे तुम्हें देखने के बाद मुझे याद आया कि वांगजू नाम को इंसान भी एग्जिस्ट करती है। आखिर तुम्हें क्या ही पता सिटी के अंदर कितनी कमाल कमाल की ब्यूटीज है। इस विलेज से बाहर निकलो और देखो, तुम्हें पता चलेगा कि आखिर रियल ब्यूटी कहते किसे है। तालाब के अंदर रह के मेंढक को भी लगता है कि वो यहाँ पे काफी सुंदर है। अपने तालाब से बाहर निकलो और दुनिया देखो। चिढ़ते हुए वांगजू बोलती है, माइकल फालतू बात करना बंद करो, मैं तो पक्का जान से मार दूंगी। माइकल बोलता है, वांगजू तुमने सही कहा, मेरे पास में उतने पैसे नहीं है, मैं यहाँ पे एक चार्मिंग बॉयफ्रेंड होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, पर मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, एक बहुत ही अच्छा बेटा हूँ, गरीबों की इज्जत भी करता हूँ और अमीरों की चाटता नहीं हूँ। वही बात क्या है तुम्हारे से लोगों की, तो तुम यहाँ पे मेहनत के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करते। तुम हमेशा ही सोचते रहे कि तुम यहाँ पे किसी अमीर की चाट के आगे बढ़ जाओगे, पर तुम्हें नहीं पता जब उस अमीर को तुमसे अच्छी मिलेगी ना तो वो तुम्हें भी छोड़ देगा, क्योंकि अमीर के पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसके पीछे पीछे घूमने के लिए तैयार है। तुम उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। और हाँ, यहाँ पे ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में ना कभी सोचा ही नहीं। और जब भी तुम्हें ये धोखा हो ना, एक बार शीशे के सामने जाके खुद को देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई बंदा पागल हो। सिस्टम बोलता है, होस्ट आपने यहाँ पे काफी कमाल का काम किया है, यहाँ पे इस घमंडी लड़की को आपने उसकी औकात दिखा दी। सिस्टम आपके इस काम की वजह से बहुत ज्यादा खुश हुआ, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको इस टाउन के अंदर बहुत ही कमाल का अपार्टमेंट देता है, पर अभी तक वो अपार्टमेंट बना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। माइकल बोलता है, मैंने यहाँ पे काम तो अभी किया, रिवॉर्ड बाद में क्यों दे रहे हो? सिस्टम, ये काफी गलत बात नहीं है क्या? माइकल बोलता है, वांगजू आखिरी बात, डैकी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है तो उसके पास में जाओ। अब यहाँ पे दूसरे लोग के आसपास में घूमना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे डैकी को बुरा लग गया तो तुम्हें ऐसा अमीर इंसान कहाँ से मिलेगा? और फिर तुम यहाँ पे मुझसे ही बोलोगी मेरी वजह से एक अमीर इंसान तुम्हारे हाथ से निकल गया। तो मुझे यहाँ पे ब्लेम लेने का ना कोई भी शौक नहीं है। आगे हम देखते हैं माइकल को जो कि वॉक करते हुए कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पास से एक कार गुजरते हुए उसके ऊपर कीचड़ उछाल देती है। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डैकी होता है। डैकी बोलता है, माइकल मेरे भाई माफ करना, मुझसे एक गलती हो गई, मैं अपने काम पे जा रहा था और काफी जल्दबाजी में था, इसी वजह से मैंने देखा ही नहीं कि रोड पे कौन है। वैसे तुम्हें यहाँ पे एक बात बतानी थी, मैं यहाँ पे सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो के अंदर अब एक फोरमैन का काम कर रहा हूँ और यहाँ पे ये रोड बनने का टेंडर भी मुझे ही मिलने वाला है, तो इसी वजह से आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं बहुत ही बिजी हो जाऊंगा और बात करने को टाइम नहीं मिलेगा। मेरे भाई, अगर तुम्हें कोई जॉब ना मिले ना तो मेरे पास में आ जाना अपनी कंस्ट्रक्शन के साइट पे, मैं तुम्हें 80 टन का काम दे दूंगा, लगभग $5,000 महीना तुम वहां भी कमा सकते हो। तुम्हें यहाँ पे सैंग सिटी के अंदर जाके घिसने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मुलाकात होगी। माइकल सोचता, अच्छा तो गाँव के रोडों की ये हालत मेरे अंकल की फैमिली की वजह से हो रही है, पता नहीं यहाँ पे इन लोग के लालच की वजह से और कितने लोगों को दिक्कत उठानी पड़ेगी। मुझे लगता है अभी हमें बारी आ चुकी है कि मेरे गांव के लोग के साथ में जस्टिस हो पाए। आज मेरे साथ ये सब करने का रिग्रेट तुम लोगों को पक्का से होगा। आगे माइकल ने सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो में आके सारी बात कर ली होती है। वहाँ का बंदा बोल रहा था, मिस्टर माइकल जब भी अगर टाइम होना तो प्लीज हमारे पास आना, हम लोग यहाँ पे चाय पीते पीते और भी बहुत सारी डील कर सकते हैं। माइकल बोलता है, ठीक है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। सिस्टम बोलता है, होस्ट आपने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, आपके अंकल की फैमिली वालों ने घूस ले लेके बहुत सारे गलत काम किए हैं, उनको यहाँ पे मजा चखा के आप एक तरह
कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सिस्टम आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपके ही गांव के अंदर 100 प्रॉपर्टीज देता है। शौक होते हुए माइकल बोलता है, क्या तुम कितनी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो? सिस्टम बोलता है 100 प्रॉपर्टीज। हालांकि यहाँ पे ये रिवॉर्ड काफी कम है, पर आप यहाँ पे जैसा काम करेंगे ना उसके हिसाब से ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप यहाँ पे और खतरनाक काम कीजिए, आपको और तगड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। माइकल बोलता है, नहीं नहीं सिस्टम, तुम यहाँ पे गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आगे माइकल बोलता है, सच में यहाँ पे सिस्टम काफी अजीब होता जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा है कुछ ही टाइम के अंदर इस दुनिया की सारी वेल्थ पक्का से मेरी हो जाएगी। मेरा टाउन को इतना बड़ा भी नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे 100 प्रॉपर्टीज मिल गई। जब सारे लोग इसके बारे में पता चलेगा ना तो लोग काफी शौक हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं माइकल हॉस्पिटल के अंदर आ गया होता है। माइकल की मॉम बोलते, तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, जाके एंजॉय करो, गांव के अंदर जितने भी दोस्त है ना उनसे जाके मिलो, मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी ठीक होकर घर पे आ जाऊंगी। माइकल बोलते है, मॉम टेंशन मत लो, मैंने उन सारे लोगों से मिल लिया है और आप बिल्कुल सही करिए, आप यहाँ पे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे उससे पहले आप फटाफट से एप्पल खाओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पे आता है और बोलता है, मिसेज हान, आपकी सर्जरी है ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही, सिर्फ यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर आप पक्का से नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर से डिस्चार्ज कर रहा हूँ। सारी चीजों को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे नर्स को भी लेके आ चुका हूँ, ये यहाँ पे सारा काम कर देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। माइकल बोलता है, डॉक्टर आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी मॉम की सर्जरी कल ही हुई है, वो यहाँ पे अभी तक रिकवर कर रही है, जब तक वो रिकवर नहीं होती ना मैं नहीं चाहता उनको डिस्चार्ज मिले। आपका जो भी हॉस्पिटल बिल बता देना, मैं वो सब पे कर दूंगा, पर मेरी मॉम को अभी डिस्चार्ज मत करो। डॉक्टर बोलता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी रेडी कर दिया है, अब आपको यहाँ पे डिस्चार्ज होना ही पड़ेगा। चलो सारी नर्स आगे बढ़ो और यहाँ पे इनके सामान को पैक कर दो, अभी अभी इनकी सर्जरी हुई है तो उनके लिए पैक करना काफी मुश्किल होगा। चिढ़ते हुए माइकल बोलता है, डॉक्टर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? परेशान होते हुए माइकल की मॉम बोलती है, माइकल तुम यहाँ पे गुस्सा मत करो, अगर वो बोल रहे मैं ठीक हूँ ना तो यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर बोलता, तुम यहाँ पे ज्यादा क्यों बोल रहे हो, मेरे कहने का मतलब वही था जो कि मैंने अभी अभी बोला, तुम्हें यहाँ पे डिस्चार्ज होना ही पड़ेगा, तुम्हारा पेशेंट बिल्कुल ठीक है और हमें यहाँ पे और पेशेंट को भी लेना है, यहाँ पे मेडिकल रिसोर्स को फालतू में बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे हॉस्पिटल इतने पसंद आया है तो तुम चाहो तो यहाँ मर सकते हो, पर मैं यहाँ पे ये बेड तुमको और देर तक नहीं दे पाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं माइकल ने वहाँ पास में पड़े हुए नाइफ को उठा लिया होता है। चिढ़ते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे नाइफ क्यों उठा रहे हो, कहीं तुम्हें पर अटैक तो नहीं करने वाले, अगर तुमने अटैक किया ना तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को बुला लूंगा। हमारा हॉस्पिटल एक बहुत ही इज्जतदार हॉस्पिटल है, मैंने पहले ही कहा था, गरीब लोगों को एडमिट ही नहीं करते, इन लोग का बिहेवियर काफी बेकार होता है। माइकल की मॉम बोलती है, माइकल चलो हम लोग घर चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे काफी सारे पैसे लग गए, मुझे भी यहाँ पे ठीक फील हो रहा है और डॉक्टर ने भी तो बोला ना कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे बस लेटना है, चाहे मैं घर पे लेटूं यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे ही मैं यहाँ पे घर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। माइकल बोलता है, मॉम आप यहाँ पे केयरफुल रहो, आपकी सर्जरी को हुए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। डॉक्टर बोलता, तुमने देखा ना तुम्हारी मॉम तो ज्यादा होशियार है, इसी वजह से एक अच्छी बेटी की तरह अपनी मॉम की बात सुनो और चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी यहाँ पे पेशेंट तो पेशेंट होता है, अगर तुम जाओगे तो दूसरे का नंबर लगेगा। उसके बाद डॉक्टर नर्स से बोलता है, मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे इस रूम को सही से साफ कर देना, गरीबी की गंदी बदबू इस रूम से नहीं आनी चाहिए, वरना हमारा जो अगला पेशेंट है ना वो काफी गुस्सा हो सकता है। डॉक्टर की बातों की वजह से माइकल काफी गुस्सा हो गया होता है। माइकल बोलता है, मॉम मैंने यहाँ पे एप्पल रख रखा है, आप यहाँ पे आराम से खाओ, मैं यहाँ पे डैड को फोन करता हूँ, वो जल्दी आपको लेने के लिए आ जाएंगे, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माइकल की मॉम बोलती है, माइकल तुम यहाँ पे लड़ाई वड़ाई मत करना, वो लोग है ना बहुत ही अमीर लोग हैं और हम लोग गरीब, तो उन लोग को यहाँ पे हमारे खिलाफ कुछ भी करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, तुम वैसे ही यहाँ पे काफी अच्छी जॉब कर रहे हो तो इन सब फालतू की फाइट में मत पड़ो। माइकल बोलता है, मॉम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे फोर्स यूज नहीं करने वाला, आप तो जानती हो ना आपका बेटा बहुत ही होशियार है, वो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स पे दिक्कत आए। आगे हम लोग को चीफ डॉक्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर किसी से बात करते हुए बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर दिया, अब यहाँ पे आपके दोस्त की वाइफ बहुत इजीली आ सकती है, आप लोग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने उस रूम को सही साफ करा दिया है, आप बोल रहे उनके पैर में मोच चाहिए ना, उसको ठीक करने में कम से कम 100 दिन लगेंगे, तो आप हमारे हॉस्पिटल के अंदर इस बेड को 100 दिन तक रख लीजिएगा, हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटी को लेके ना आपको काफी खुशी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा होता है डेकी। डेकी बोलता है, डॉक्टर ली आपका काम काफी तेज है, यहाँ पे एक सर्जरी को आपने इतनी डिस्चार्ज कर दिया, काफी कमाल की बात है, मुझे लगा था कम से कम आपको 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर ली बोलते हैं, मिस्टर डेकी अब जबकि आपका काम था तो मैं यहाँ पे जल्दी तो करूंगा ही, वैसे भी यहाँ पे माइकल एक बहुत ही गरीब इंसान है, वो यहाँ पे आके बराबरी कैसे करेगा, आपकी तरफ से जो भी क्लाइंट आएगा ना वो तो काफी रिच होगा और उसके पास में काफी सारे पैसे भी होंगे, अभी कुछ टाइम पहले तो मिस्टर हान मेडिकल बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे थे, अगर वो हमारे हॉस्पिटल के बेड को ज्यादा दिन रख सकते तो हम उनको रखेंगे जो कि ज्यादा दिन तक पे करने के काबिल हो।
मेडिकल रिसोर्स को गरीब लोगों के ऊपर खर्च करना काफी बेवकूफी होती है। डैकी बोलता है डॉक्टर ली आप यहाँ पे मेरे घर पे आज रात को डिनर के लिए आना, हम लोग वहाँ पे शांति से बैठ के बात कर लेंगे। आपने मेरे फ्रेंड की हेल्प करके एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, आज मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। फोन काटने के बाद डेकी सोच रहा होता माइकल तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मॉम की सर्जरी के जस्ट बाद में डिस्चार्ज होकर कैसा लग रहा है? वैसे यहाँ पे एक तरीके से मैंने तुम्हारा पैसा ही बचाया है, कम से कम यहाँ पे घर पे रेस्ट करने का पैसा तो नहीं लगता। डॉक्टर ली बोलते हैं मिस्टर डेकी काफी कमाल के हैं, वो यहाँ पे चीजों को काफी सही से हैंडल करते हैं और उनका जो क्लाइंट आएगा ना वो भी काफी कमाल का होगा। गेट के बाहर हम देखते हैं माइकल उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। माइकल सोचता अच्छा ऐसी बात है, तुम लोग यहाँ पे धोखेबाजी कर रहे हो, अगर तुम लोग को पैसे के साथ ही खेलना है ना तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ आगे असली पैसा कहते किसे है। तुम लोग यहाँ पे मेजर एक्सपर्ट के सामने पैसे का फ्लेक्स कर रहे हो और तुम लोग यहाँ पता चलेगा कि पैसे की रियल पावर क्या क्या कर सकती है। बहुत ही जल्दी डॉक्टर ली और मेरे प्यारे भाई तुम दोनों को ही शॉक लगने वाला है। आगे हम देखते हैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ऑफिस को। माइकल वहाँ पे डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर एंटर कर गया होता है। ये देखते हुए डायरेक्टर बोलते एक मिनट रुको, आगे तुम हो कौन? माइकल बोलता सर ऐसा मत लीजिए, मैं एक ऑर्डिनरी पेशेंट हूँ जो कि आपके हॉस्पिटल के एक इंपॉर्टेंट मैटर को लेके आपके पास में आया है। डायरेक्टर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें यहाँ पर रिसेप्शन में जाना होगा क्योंकि मैं पेशेंट को चेक नहीं करता, यहाँ पे आने का ना तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। माइकल बोलते डायरेक्टर ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पे आज कुछ बात करनी थी, असलियत में मैं आपके हॉस्पिटल के लिए एक बिल्डिंग को डोनेट करना चाहता हूँ। डायरेक्टर बोलते ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई बात करनी है ना तो रिसेप्शन चले जाओ, मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं यहाँ पे ये सब नहीं सुन सकता। लेकिन तभी हम देखते डायरेक्टर काफी शौक आता है, बोलते एक मिनट को, आगे तुमने क्या बोला? क्या तुम्हें पता भी है आके एक बिल्डिंग को डोनेट करने की कोशिश क्या होती है? साथ ही में डायरेक्टर सोच रहे होते हैं ये बंदा दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा है, इसका पूरा का पूरा आउटफिट है ना मुश्किल से $200 का होगा और ये यहाँ पे बात कर रहा है बिल्डिंग को डोनेट करने की, ये बंदा पक्का से मेरे से मजाक कर रहा है, मुझे यहाँ पे इन मॉडर्न बच्चों के प्रैंक में नहीं फंसना। माइकल बोलता है मुझे यहाँ पे ये सब फालतू बात नहीं करनी, क्यों ना हम लोग यहाँ पे सीधे बिल्डिंग की प्रोसेस के बारे में बात करें। माइकल सोचता है यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट मुश्किल से $1 मिलियन पड़ेगी और अभी यहाँ पे मेरे लिए $1 मिलियन कोई भी खास बात नहीं है। $1 मिलियन से ना सिर्फ मेरा काम होगा बल्कि आगे इस गाँव के लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। माइकल बोलता है मैं जानता हूँ आपको जो हॉस्पिटल है ना इसके अंदर काफी भीड़ हो रही है, मैंने यहाँ पे खुद से देखा आप लोग के पास में उतने रूम्स भी नहीं है, इसी वजह से बिल्डिंग डोनेट करने से आप लोग की प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बिल्डिंग को डोनेट करने के साथ ही मैं चाहता हूँ आप दूसरी पे ध्यान दे, एक तो ये जिन पेशेंट की अभी भी सर्जरी हुई है आगे उन लोगों को पे करने के बावजूद इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों मिल रहा है, और दूसरी बात ये आपके हॉस्पिटल के अंदर कुछ डॉक्टर्स है जो कि बहुत ही करप्ट है और पेशेंट के साथ में काफी गलत बिहेव कर रहे हैं। डायरेक्टर बोलते मैं ये बात जानता हूँ बेड्स की काफी कमी है पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे डॉक्टर के भी इल्जाम लगाएंगे, मैं यहाँ पे पक्का से गारंटी देके बता सकता हूँ हमारे डॉक्टर्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत बार खुद से भी चेक किया है हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल भी करप्ट नहीं हो सकते। साथ ही में डायरेक्टर सोच रहे होते हैं तो तुम यहाँ पे इस वजह से आए हो, यहाँ बिल्डिंग का नाम लेके तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो, पक्का से यहाँ पे किसी बिहेवियर की वजह से डॉक्टर ने कुछ गलत बोल दिया होगा और ये बंदा बोला कि वो डॉक्टर पक्का से करप्ट होगा। माइकल बोलता है डीन मुझे पता है यहाँ पे बेड्स का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल के इतने बेड होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे हॉस्पिटल की बेड्स की कमी का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, अपने अपने स्पेशल कनेक्शन को बेड प्रोवाइड करना और जो भी ऑर्डिनरी पेशेंट है ना उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करना ये आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ये चीज काफी गलत है। डायरेक्टर ली बोलते हैं मिस्टर माइकल आप ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे इस काउंटी के अंदर ना पिछले 10 साल से हूँ, हमारे डॉक्टर ने आज तक कभी भी किसी से पैसा नहीं लिया, यहाँ तक कि कोई खुशी खुशी गिफ्ट देता है ना तो हम लोग वो भी नहीं लेते, तो इसी वजह से आप हमारे डॉक्टर्स के ऊपर बिल्कुल झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। माइकल बोलता है डायरेक्टर मेरी मॉम की कल ही सर्जरी हुई है और अभी उन्हें रिकवर होने के लिए काफी टाइम लगेगा, फिर भी जो डॉक्टर ली है ना वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डिस्चार्ज कर दे ताकि उनका स्पेशल पेशेंट हमारी जगह पे आके रह सके, और मैंने उनकी बातें भी सुनी थी, उनका जो नेक्स्ट पेशेंट है ना उसके पैर में सी मोच आई है, तो आखिर यहाँ पे इतनी सिंपल सी ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता आपके डॉक्टर ली ने एक बहुत ही गलत हरकत करी है? डायरेक्टर ली बोलते हैं मिस्टर माइकल आप यहाँ पे काफी गलत बात कर रहे हैं, भले ही हमारे पास में बेड्स की कमी है पर जिन लोगों की सर्जरी अभी भी होती है ना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उन लोगों को डिस्चार्ज हम लोग जल्दी नहीं देते, ये हमारे हॉस्पिटल के रूल्स के अंदर है ही नहीं, चाहे एक पेशेंट कितना भी जल्दी जल्दी क्यों ना बोले हम उसको डिस्चार्ज नहीं दे सकते, और अगर वो जाते भी है ना तो अपनी मर्जी जाते हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करना पड़ता है कि आगे जो भी हो उसकी जिम्मेदारी वो लोग खुद ही लेंगे। अगर आपको कोई स्टोरी बनानी भी थी तो कम से कम ऐसी स्टोरी बनाते जिसके ऊपर शायद से मैं यकीन कर पाता, यहाँ पे कुछ भी अनाप शनाप बातें करना बिना सबूत के क्या काफी गलत नहीं है? माइकल बोलता डायरेक्टर गुस्सा मत करो, सबसे पहले आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनो उसके बाद कुछ भी बोलना। शॉक होते डायरेक्टर बोलते क्या तुम्हारे पास में एक रिकॉर्डिंग है? उसके बाद हम देखते डायरेक्टर उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं।
जिसके अंदर डॉक्टर ली और डेकी के बीच की सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है। शौक होती है डॉक्टर ली बोलते 1 मिनट को, आखिर मैं यहाँ पे ये बात कैसे मानूं कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना उसके ऊपर डॉक्टर ली की वॉइस नहीं लगाएगी। सिर्फ रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हम यहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं कर सकते। साथ ही में डायरेक्टर सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे डॉक्टर ली ने क्या किया, हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये चीज करके उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया और मैं यहाँ पे डॉक्टर ली को नहीं छोड़ने वाला। माइकल सोचता लगता है यहाँ पे ये डायरेक्टर चीजों को कवर कर रहे हैं, शायद से मुझे यहाँ पे कॉल करना होगा जिसे डायरेक्टर कुछ यकीन हो और उन्हें यहाँ पे डॉक्टर ली के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो पाए। माइकल बोलता है डायरेक्टर मेरी बात ध्यान सुनिए, भले ही यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग फेक हो सकती है पर मेरी जो बिल्डिंग वाली बात है ना वो बिल्कुल रियल है। फोन करते हुए माइकल बोलता सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो के इंजीनियर कैंग, आखिर आप कैसे हैं? वैसे मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए जो नई बिल्डिंग की बात करी थी ना, क्या आपके पास में टाइम है कि आप यहाँ पे वो प्रोजेक्ट हैंडल कर सके? क्या आप यहाँ पे हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ऑफिस आ सकते हैं? उनसे सारी डिटेल के बारे में बात करके सब कुछ हैंडल हो जाएगा। डायरेक्टर बोलते यहाँ पे ये बंदा एक्टिंग करने में काफी कमाल का है, वो यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है जैसे कि वो बहुत ही रिच है और सच में इस हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग गिफ्ट कर सकता है। माइकल बोलता है डीन आपको पता यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि आखिर यहाँ पे ये बिल्डिंग आई कहाँ से, मैं यहाँ पे बस आपके सामने आके लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, तो क्यों ना आप यहाँ पे खुद इंजीनियर गैंग से बात कर ले। आपको उनसे बात करके क्लैरिटी लेने में बस कुछ मिनट लगेगा, सिर्फ यहाँ पे कुछ मिनटों की जिद की वजह से आपके हाथ से एक बिल्डिंग निकल सकती है, इसी वजह से डायरेक्टर ये गलती बिल्कुल मत करो। उसके बाद हम देखते डायरेक्टर ने माइकल के हाथ से फोन ले लिया होता है। डायरेक्टर बोलते मैं यहाँ पे काउंटी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर लियू बात कर रहा हूँ। इंजीनियर कैंग बोलते डायरेक्टर लियू आखिर आप कैसे है? सच में आप काफी लकी है कि आपको यहाँ पे एक फ्री बिल्डिंग मिल पा रही है, वरना आजकल के जमाने में कौन एक बिल्डिंग डोनेट करता है। मिस्टर माइकल बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी और उनके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं, सिर्फ वही इकलौते ऐसे इंसान है जो कि ये काम कर सकते हैं। शौक होते हैं डायरेक्टर लियू सोच रहे होते हैं ये सच में इंजीनियर गैंग की वॉइस है। डायरेक्टर लियू बोलते हैं इंजीनियर गैंग ठीक है मैं अब समझ गया और अब मुझे हम मिस्टर माइकल के ऊपर यकीन भी हो चुका है। डायरेक्टर लियू सोच रहे होते हैं इतनी लो प्रोफाइल लिखने के बावजूद भी सच में यहाँ पर ये बंदा बहुत ही रिच है, मैंने इस बंदे को ना पहचान के एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। माइकल बोलता है डायरेक्टर लियू आपको यहाँ पे यकीन हो चुका है ना कि मैं बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था, तो क्या आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बारे में क्लैरिटी मिली या नहीं? अगर मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग डोनेट कर सकता हूँ तो एक छोटी मोटी रिकॉर्डिंग के बारे में मैं झूठ क्यों बोलूंगा? डायरेक्टर लियू बोलते मिस्टर माइकल वैसे यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग इनफ एविडेंस नहीं है, हमें यहाँ पे और इन्वेस्टिगेट करना होगा, अगर हम लोग के पास प्रूफ होगा ना तो हम लोग एक्शन ले पाएंगे। माइकल बोलता है अगर यहाँ पे एक बिल्डिंग काफी नहीं है तो क्यों ना 2 बिल्डिंग रख ले, शायद से यहाँ पे फिर क्लैरिटी मिल पाए। माइकल की ये बात सुनकर डायरेक्टर लियू काफी शॉक हो गए होते हैं। माइकल बोलता है डायरेक्टर लियू मेरी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, बस यहाँ पे जो डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं ना उन लोगों को पनिश कीजिए, क्योंकि ऐसे बिहेवियर की वजह से ऑर्डिनरी पेशेंट को काफी दिक्कत होती है। आप खुद भी इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं आखिर आपके हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या दिक्कतें चल रही है, क्योंकि सच में यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की वजह से ऑर्डिनरी पेशेंट को काफी दिक्कत हो रही है और वो जो ऑर्डिनरी पेशेंट है ना वो कुछ बोल भी नहीं पाते, तो आपसे मेरा यही कहना है ध्यान रखना। डायरेक्टर लियू बोलते मिस्टर माइकल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे सही से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा और जिन लोगों की भी गलती होगी ना उन लोगों को पनिशमेंट पक्का से मिलेगी। डायरेक्टर लियू बोलते मिस्टर माइकल क्या मैं सनम जा सकता हूँ, अगर आप इसी गांव में रहते हैं तो हम लोग का मिलना होता रहेगा। माइकल बोलता है मैं एक बहुत ही छोटी मोटी फार्मिंग फैमिली से आता हूँ, मेरे बारे में जान के आप क्या कर लेंगे, मैं उतना जरूरी नहीं हूँ, हाँ लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है डोनेशन के अंदर मेरा नाम बिल्कुल मत लिखना, एक काम करना मेरे नाम की जगह पे गॉड ऑफ वेल्थ लिख देना, क्यों यही मुझे सूट करता है। माइकल के जाने के साथ ही डायरेक्टली फोन करते हुए बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, अभी के अभी हॉस्पिटल के अंदर सारे रिकॉर्ड उठा के लाओ, मुझे जानना है पिछले 1 महीने के अंदर आगे कौन कौन से पेशेंट को डिस्चार्ज मिला है और कौन कौन से पेशेंट की सर्जरी हुई है। अगर तुम लोगों ने 1 मिनट में टाइम वेस्ट किया तो तुम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे, जल्दी से मेरे ऑफिस के अंदर आओ। आगे हम देखते एक नर्स बोल रही थी डॉक्टर ली जो डीन है ना वो वार्ड के बाहर आकर वेट कर रहे हैं, शायद से डीन को आपसे यहाँ पे कोई अर्जेंट में बात करनी है। डॉक्टर ली बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाहर आते डॉक्टर ली घुटनों पे आते हुए बोल रहे होते हैं डीन आखिर आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए, मेरे बीवी बच्चे पेरेंट्स सब है और सबका ध्यान मैं अकेले रखता हूँ, इस जॉब को छोड़ के मेरे पास में कमाने का कोई तरीका नहीं है, मैं आपको पक्का से बोलता हूँ आज के बाद से मैं कोई कनेक्शन यूज नहीं करूंगा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई पर आज के बाद ये नहीं होगी। डीन लियू बोलते मुझे एक बात बताओ क्या सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स और फैमिली है, जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं क्या उनकी फैमिलीज नहीं है? वो काफी भरोसा हमारे हॉस्पिटल आते हैं कि उन लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक डॉक्टर को लोग गॉड मानते हैं और तुम यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हो। देखो हमारे यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा काम नहीं चलता, तुम जैसे बंदे को मेरे हॉस्पिटल में मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, इसी वजह से बहाने मारना छोड़ दो, अब यहाँ पे तुम्हारी जॉब गई, तुम कनेक्शन बना रहे थे ना जाके बाहर बनाओ। नेक्स्ट डे हम देखते डेकी घर पे वांगजू बोल रही होती है डैकी तुम्हारा करियर तो काफी कमाल का चल रहा है ना,
इस हिसाब से हम लोग सैंक सिटी के अंदर बहुत ही जल्दी खुद का घर खरीद पाएंगे। सच में डैकी तुम काफी कमाल के हो। डैकी बोलता ये बात तो मुझे पता है कि मैं काफी कमाल का हूँ और सच में हम लोग यहाँ पे सैंक सिटी के अंदर नेक्स्ट मंथ पक्का से घर खरीद पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा गुस्सा करते आते हुए बोलते डैकी आखिर तुमने यहाँ पे ये क्या किया। तुमने मुझसे कहा था कि डॉक्टर ली से तुम्हारे बहुत ही कमाल कनेक्शन है, इसी वजह से तुम मेरे वाइफ के लिए हॉस्पिटल के अंदर बेड अरेंज कर सकते हो। और आज उन कमीने डॉक्टर्स ने हमारा सामान पैक कर दिया और हम लोग को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। अब तुम यहाँ पे इस बात पे क्या कहना चाहोगे। मेरी वाइफ की इंजरी बहुत ही बेकार हो चुकी है और अब यहाँ पे इस बिहेवियर की वजह से वो मुझे बहुत ही गुस्सा है। अब बता आखिर मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। शौक होते हुए डैकी बोलता है क्या आखिर पॉसिबल कैसे है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर ली से पहले ही बात कर ली थी। 1 मिनट को मैं यहाँ पे डॉक्टर ली को फोन करता हूँ। उन लोगों को पक्का से पता नहीं चला होगा कि तुम मेरे ब्रदर हो, तो इसी वजह से गलती से उन लोगों ने तुमको बाहर निकाल दिया होगा। मैं अभी डॉक्टर ली से बात करता हूँ। डैकी डॉक्टर ली को फोन करता है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। शौक होते हुए डैकी बोलता है क्या आखिर यहाँ पे डॉक्टर ली ने ये क्या किया। उन्होंने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है। एक ही दिन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे सारी चीज चेंज हो चुकी है। आगे हम देखते हैं माइकल के घर के अंदर सारे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट आ रहे होते हैं। माइकल की मॉम बोलती है माइकल तुम यहाँ पे मेरे लिए एक केयर टेकर रख रहे हो और साथ ही में तुमने यहाँ पे हॉस्पिटल के बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद लिए, तो क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे ये सारी चीजें काफी महंगी पड़ेगी। माइकल बोलता है बिल्कुल बेटा ऐसा मत कीजिए, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सब कुछ है ना हॉस्पिटल अरेंज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गलत हरकतों की वजह से डॉक्टर ली को बाहर निकाल दिया गया और हमारे साथ यहाँ पे ऐसे बिहेव करके वो हॉस्पिटल कंपनसेट कर रहा है। वहाँ के डायरेक्टर लियू ने ना सब कुछ खुद से अरेंज किया है और आपकी सर्जरी ठीक होने के बाद में वो लोग वापस आ ले जाएंगे, तो इसी वजह से बिल्कुल भी ऐसा मत करो, कुछ भी पैसा नहीं लगा। माइकल की मॉम बोलती है अच्छा अच्छा ऐसी बात है। तो हॉस्पिटल वालों को डॉक्टर ली के बिहेवियर का काफी बुरा लगा। माइकल सोचता है पीछे रहते हुए सारे अच्छे काम करने में काफी मजा आता है। मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका बेटा ना आपको बहुत ही प्राउड कराएगा और मैं यहाँ पे किसी वैसे बंदे नहीं छोड़ूंगा जो कि मेरे पेरेंट्स के साथ में गलत करने ट्राई करे। तो अभी हम देखते हैं डैकी वहाँ पे आ गया उधर बोलता है माइकल आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया। मैंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बेड अपने बदले के लिए इकट्ठा कराया था जिसके अंदर कम से कम $10,000 लग गए होंगे और अब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बदले भी काफी गुस्सा हो चुका है। पक्का से यहाँ पे इन सब मैटर के अंदर तुम्हारा कोई ना कोई तो हाथ है। माइकल की मॉम बोलते डैकी आगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे आगे कहने का मतलब क्या है, माइकल ने क्या किया। माइकल सोचता है बेवकूफ डैकी तुमने यहाँ पे अभी अभी एडमिट कर लिया कि यहाँ पे बेड वाला सारा मैटर तुमने ही किया था। माइकल बोलता है डैकी तो ये तुम्हारा काम था। तभी आके मैं सोचू सर्जरी के बाद मेरी मॉम को बाहर क्यों निकाला जा रहा है। लगता है मेरे प्यारे रिलेटिव ने मेरी मॉम को बाहर निकालने के लिए $10,000 पे किया है। क्यों बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आखिर यहाँ पे कोई बंदा इतना कभी ना कैसे हो सकता है। घबराते हुए डैकी बोलता माइकल तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे किसी को बाहर नहीं निकाला। वैसे भी यहाँ पे सारे लोग ठीक होने के बाद में डिस्चार्ज तो हो ही जाते हैं ना, और हॉस्पिटल के अंदर मेरा क्या हाथ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो आखिर यहाँ पे ये हॉस्पिटल किसी के घर पे केयरटेकर क्यों भेजता। तुम्हारा यहाँ पे डॉक्टर ली को फंसाने में कोई ना कोई तो हाथ है। माइकल बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जो डायरेक्टर लियू है ना वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्हें पता चल गया यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर करप्शन हो रहा है, यही वजह कि उन्होंने मुझे कंपनसेट किया और डॉक्टर ली को ही बाहर निकाला। चिढ़ते हुए डैकी बोलता फालतू बात करना बंद करो, आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे इस फालतू सी बात पे यकीन करने वाला हूँ। मैं वो सब नहीं जानता, मेरे $10,000 लोग गए हैं, तुम मुझे कंपनसेट करो। तुम्हें नहीं पता उस बंदे के साथ में कनेक्शन बिल्ड करने में आखिर मुझे कितना टाइम लगा, और यहाँ पे सिर्फ एक दिन के अंदर हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो भी उन्होंने मुझे दिया था, मुझे नहीं पता कितने सारे सिगरेट और पैसे मैंने वेस्ट किए हैं ताकि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मुझे मिल सके, और अब यहाँ पे तुम्हारे कमीनापंती की वजह से मैंने उनको ऑफेंड कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ भी बुरा हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। माइकल बोलता है डैकी तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो, कुछ ही फालतू बात मत करो, वैसे भी तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो और मैं एक छोटा मोटा इंसान हूँ जो कि $5,000 पर मंथ कमाता है। आखिर मेरे जैसे गरीब के पास तुम जैसा मिलियनर क्यों आ रहा है, आखिर मैं यहाँ पे तुमको कैसे पे करूंगा। और रही बात यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ने की, तो मेरे पास इतनी पावर ही नहीं कि मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकूं, इसी वजह से फालतू बातें मत करो। तुमने ये तो कहा था ना $5,000 के अंदर मैं रेंट पे करता हूँ, खाने का भी खर्चा लगता है, क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे बंदे को पीछे करने के लिए मेरे पास पैसे बचते होंगे। तुमने यहाँ पे $10,000 पे किए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ मेरे बारे में बात कैसे कर सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मामा मेरे साथ चलो, चल के रेस्ट करते हैं। मुझे लगता है पक्का से ये कर्मा है, जो बंदा जितना बुरा करेगा ना उसको उतना बुरा मिलेगा भी, और तुम्हें यहाँ पे अपने कर्मों का फल काफी खट्टा लग रहा है। यहाँ पे कुछ कमीने लोगों को लगता है कि अपने गंदे पैसे की हेल्प से वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, पर शायद से यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि उनके कंट्रोल के बाहर होती है, और जब यहाँ पे ऐसा होता है तो उन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता। उन लोगों को इस बात पे यकीन भी नहीं कि वर्ल्ड के अंदर अच्छे लोग भी है जो कि ऑर्डिनरी लोग के साथ में जस्टिस कर सकते हैं। डैकी सोच रहा होता है वैसे यहाँ बात तो सही है, माइकल के पास बिल्कुल पावर नहीं कि वो यहाँ पे कुछ भी कर सके, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे इन सब की वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे इस कमीने माइकल के आने के बाद मेरा लक काफी खराब हो गया।
लगता है मैंने यहाँ पे डॉक्टर ली से बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी रीजन की वजह से मेरे लिए बहुत सी चीजें खराब हो चुकी है। फ्यूचर के अंदर मुझे यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। माइकल वहां पे जाते हुए बोल रहा, तुम बात सही कह रहे हो, तुम सारे लोग बिल्कुल गरीब हो और मेरा कुछ भी बिगाड़ने की हिम्मत तुम लोगों के अंदर नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा मूड काफी खराब हो चुका है। माइकल सोचता है डेकी तुम एक बहुत ही बेवकूफ और बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। माइकल की मॉम बोल रही होती, डेकी को देख के लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। वो यहाँ पे हम लोग के लिए कुछ करेगा तो नहीं ना? माइकल तुम केयरफुल रहना। उसे देख के लग रहा था वो तुम्हारे पर काफी गुस्सा है। माइकल बोलते, मॉम टेंशन मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं है। आप फटाफट से यहाँ पे रूम के अंदर चलो, आपके रेस्ट करना ठीक रहेगा। वैसे ही मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर वो हमारे खिलाफ क्या कर पाता है। आगे हम देखते हैं डेकी को जो ड्राइव करते हुए जा रहा होता है। डेकी सोचता है, 1 मिनट को, मेरे पास जो कार निकली वो देखने में मिस्टर कैंग की कार की तरह क्यों लग रही थी? वैसे पक्का से मुझे गलतफहमी हुई होगी, आखिर मिस्टर कैंग इस जगह पे क्या करेंगे? वैसे भी यहाँ पे इस तरफ उस कभी माइकल का घर है। माइकल जैसे गरीब की पहचान इंजीनियर कैंग से कैसे हो सकती है? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल के घर के आगे इंजीनियर कैंग की गाड़ी आगे लग जाती है। इंजीनियर कैंग बोलते, मिस्टर माइकल का थैंक यू, और आपने जो मुझे बोला था ना, मैंने वो काम कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। माइकल बोलता है, मिस्टर कैंग सच में आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कल आपका जो कार है वो मेरे घर के सामने खराब हो गया था और मैंने आपकी काफी हेल्प करी, इसी वजह से आप यहाँ पे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। क्यों, बिल्कुल सही बात है ना? माइकल की बातों को सुन के मैनेजर कैंग बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। मैनेजर कैंग बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये काम करने के लिए आया था। आपके घर के आगे की रोड ना काफी खराब हो गई थी और मुझे यहाँ पे रोड को ठीक करने का काम मिला है, तो इसी वजह से यहाँ पे उस मैटर के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। साथ ही में मिस्टर कैंग सोचते हैं, लगता है यहाँ पे मिस्टर माइकल अपनी आइडेंटिटी को अपने पैर से छुपा रहे हैं। उसके बाद माइकल बोलता है, मॉम आप वहां चले जाओ, मुझे मिस्टर कैंग के साथ में ना कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद मिस्टर कैंग बोलते, मुझे अपने पेरेंट्स के सामने काफी लो प्रोफाइल रखनी है। आपको पता है मेरी रियलिटी के बारे में, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी को पता चले, इसी वजह से आप यहाँ पे ये बात सारे लोग छुपाएंगे। जो भी काम करना है ना वो पीछे रह के करना है। मिस्टर कैंग बोलते, ठीक है मैं बस समझ गया, आपको सारे अच्छे काम भी करने हैं पर सामने भी नहीं आना, तो मैं आपका नाम है ना गॉड ऑफ वेल्थ रख दूंगा। साथ ही मिस्टर कैंग सोच रहे होते हैं, सच में यहाँ पे ये बंदा काफी कमाल का है और गॉड ऑफ वेल्थ का टाइटल इसको सूट भी करता है। हमारी काउंटी के अंदर इसकी पूरी 100 प्रॉपर्टीज है। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी इस छोटी सी काउंटी के अंदर कोई इतना अमीर बंदा आ सकता है। उसके बाद मिस्टर कैंग बोलते, मिस्टर माइकल आपने जो कहा था ना, मैंने वो काम कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब वो बंदा नहीं बचने वाला। माइकल बोलता, मिस्टर कैंग काफी कमाल के हैं, मैंने आपको एक बार बोला और आपने वो काम इतनी जल्दी कर दिया। मिस्टर कैंग बोलता, आपने जो बोल दिया ना वो मेरी ड्यूटी है, तो इसी वजह से मैं वो काम करने में डिले कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी यहाँ पे उसने आपको ऑफेंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उसे पता होता ना कि आप कौन है तो शायद से वो ये काम करने की हिम्मत भी नहीं करता। आगे हम देखते हैं डेकी के पास में कॉल आया होता है। डेकी बोलता, मिस्टर साहब कैसे हैं, आपने बहुत दिनों बाद याद किया। मिस्टर साहब बोलते, डेकी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है। आज के बाद से रोड रिपेयर के काम के अंदर तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना, तुम्हारे पास से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया है। ये बात सुनकर डेकी काफी शॉक हो गया था, बोलता क्या, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था ना, मैंने यहाँ पे सारे वर्कर्स को इकट्ठा कर लिया है और उन लोगों को एडवांस में थोड़ी बहुत सैलरी भी दे दी है। मिस्टर साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत बात है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं उस दिक्कत को पक्का सॉल्व कर दूंगा, पर मुझे यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल बाहर मत निकालिए। आपको पता है मैंने अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी बता दिया है कि ये रोड रिपेयरिंग काम मैं करने वाला हूँ। मिस्टर साहब बोलते, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं और तुम्हारी जो टीम है ना वो यहाँ पे उस रूल को फॉलो नहीं करती, इसी वजह से स्ट्रिक्ट रूल पॉलिसी की वजह से हम आपको इस काम से बाहर निकालते हैं। मैं बस आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता था और कोई बात नहीं है, और मेरे पास में तो टाइम भी नहीं कि आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। आप यहाँ पे रूल्स पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। डेकी बोलता, मिस्टर जाओ कैसी बात कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिए। पर तभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ ने फोन काट दिया होता है। मिस्टर जाओ बोलते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, तुमने मैनेजर कैंग को ऑफेंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर मैनेजर कैंग बहुत ही बड़ा नाम है, उनसे पंगा लेने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं है। अगर उन्होंने बोला तुम्हें बाहर निकालना है, तुम बाहर निकल के रहोगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डेकी मिस्टर जाओ के पास में गिफ्ट लेके पहुंच गया होता है। मिस्टर जाओ आप यहाँ पे गुस्सा मत करो ना, वैसे भी यहाँ पे इस मैटर के ऊपर हम लोगों ने एग्री कर लिया था, रोड को रिपेयर करने का काम सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे इसके ऊपर शेयर तो आपको मिल रहा था ना, तो आगे अचानक से क्या हुआ जो आप मुझे काम से बाहर निकाल रहे हैं? हम देखते हैं मिस्टर जाओ एक बहुत ही रंगीन आदमी होता है जिसके आसपास में 2 लेडीज बैठी होती है। डेकी बोलता है, मिस्टर जाओ मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं आपके परसेंटेज को 30 से 40% कर दूंगा, लेकिन प्लीज यहाँ पे मेरे पास से काम मत छीनिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सुनने के साथ ही मिस्टर जाओ कुछ सोचने लगते हैं। डेकी सोचता, मुझे पता था पक्का से यहाँ पैसे की बात है, परसेंटेज की वजह से वो यहाँ पे मेरे पास से काम छीन रहे हैं, वरना वो कोई बात नहीं हो सकती। सच में यहाँ पे ये बंदा कितना बड़ा कमीना है, सिर्फ पैसे की वजह से ये मेरे पास से काम छीन रहा था।
डेकी बोलते यहाँ पे सारे लोगों को पता है क्वालिफिकेशन सीओसी फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पे इस तरह से रूल को कोई फॉलो नहीं करता। आप बस यहाँ पे रूल्स का ध्यान रख लीजिए, मैं सबको संभाल लूंगा और आपका 40% प्रॉफिट आपके पास पहुंच जाएगा। मिस्टर जावा से प्रॉब्लम वाली बातें करके मुझे मत परेशान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे परेशानी से किसी का फायदा नहीं होने वाला। मिस्टर जावा गुस्सा करते हुए बोलते कमी नहीं कही के, तू यहाँ पे क्या फालतू बात कर रहा है, तेरे हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन फालतू रूल है और मैं यहाँ पे बैठ के फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है बस यहाँ पे कुछ सिगरेट देके और मेरे लिए थोड़े बहुत गिफ्ट लाके मुझे रूल से दूर कर सकते हो। मैं एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हूँ, तू ऐसे काम नहीं करता और तुम्हारे 30-40% प्रॉफिट से ना मेरा कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही मुझे इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट है। डेकी बोलता मिस्टर जाओ आप यहाँ पे फालतू गुस्सा कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं आपको कह था हम लोग वो काम करते हैं ना जिसके अंदर दोनों का प्रॉफिट हो। मिस्टर जाओ बोला तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाऊंगा, मुझे तुम्हारे पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी काम नहीं करना। डेकी बोलता मिस्टर जाओ गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो ठीक है मैं प्रॉफिट के तौर पे तुम्हें 50% दूंगा, बस यहाँ पे ये टेंडर मुझे मिलना चाहिए और इससे ज्यादा प्रॉफिट मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे काम के अंदर ही पैसे लगेंगे, मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। मिस्टर जाओ बोलता कमीने कहीं के मैं तो बदल जैसा माना और तू मुझे एक लालची इंसान समझता है जो कि पैसे बढ़ाने के साथ ही बात मान जाएगा। यहाँ पे बात कुछ और है, जो भी कुछ हो रहा है ना सब तेरी वजह से हो रहा है, अब यहाँ पे मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप से बाहर निकल जा। उसके बाद हम देखते गार्ड ने लात मार के डेकी को बाहर निकाल दिया होता है। अगर तू यहाँ पे मिस्टर जाओ के पास में आया ना तो पक्का से मारा जाएगा, इसी वजह से मिस्टर जाओ से दूर रहना। तो अभी हम लोग को उसी नाइट क्लब का एक दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जाओ एक दूसरे रूम में आगे होते हैं, ग्रीट करते हैं। मिस्टर जाओ बोलते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को वेट कराया, किसी कमीने की वजह से मेरा टाइम काफी वेस्ट हो गया था। सच है मिस्टर माइकल आप काफी कमाल के इंसान है, यहाँ पे इन टाउन के लोगों के लिए आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। रोड की रिपेयरिंग की वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काफी दिक्कतें होती है। माइकल सोचता है यहाँ पे ये बंदा एक बहुत ही बड़ा कमीना है जिसने प्रॉफिट लेके डेगी को काम दिया और खुद के ऊपर आते ही डेगी को बाहर भी निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से रोड्स की हालत है। माइकल बोलता है मैं यहाँ पे इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, गाँव के सारे मैटर्स के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस यहाँ पे क्लियर बात ये मेरे पेरेंट्स काफी ओल्ड होते जा रहे हैं और उनको इन रोड्स के ऊपर चलने में काफी दिक्कत आ रही थी। अगर यहाँ पे रोड पे पड़े हुए खड्डों की वजह से उनका एंकल ट्विस्ट हो रहा था तो उनको काफी दिक्कत आ सकती थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे रोड को ठीक करा रहा हूँ। मिस्टर जाओ मुझे एक बात बताओ, वैसे यहाँ पे इस रोड को बनने में और 2 साल तो नहीं लगने वाले ना, बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि आपको पता है मुझे यहाँ पे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। घबराते हुए मिस्टर जाओ बोल रहे होते नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मैं यहाँ पे कोई भी काम ना लेट नहीं करता, पहले इतना टाइम इसी वजह से लग गया क्योंकि हमारा ठेकेदार काफी बेकार था, अब यहाँ पे हम लोग ढंग का ठेकेदार रखेंगे जो ये काम ढंग से करके जाए। साथ ही मिस्टर जाओ सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पे इसी वजह से रहा हूँ ना क्योंकि तुम काफी अमीर हो, वरना मैंने दिखा दिया होता कि आखिर मिस्टर जाओ कितना खतरनाक इंसान है। मिस्टर जाओ बोले सर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे जो रोड्स है वो काफी कमाल की होगी और कम से कम टाइम के अंदर रोड्स तैयार भी हो जाएंगी। माइकल बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो काम ठीक से करना, क्योंकि अगर आपने मुझे डिसअपॉइंट किया ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ध्यान रखना अगर सिर्फ पेरेंट्स के लिए मैं रोड बना सकता हूँ ना तो अगर उन लोगों को दिक्कत हुई तो मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा, इसी वजह से रोड के ऊपर गलती से भी एक भी खड्डा नहीं होना चाहिए। सिस्टम बोलता होस्ट आपने यहाँ पे रोड के काम को 2 दिनों में सॉल्व कर दिया, आपकी वजह से गाँव वालों की दिक्कत काफी इजीली सॉल्व हो जाएगी, जो काम 2 सालों से रुका हुआ था वो काम हो पाएगा। आप अपने इसी बिहेवियर को बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि ये बिहेवियर आपको काफी आगे तक ले जाएगा। सिस्टम आपके इस काम की वजह से काफी खुश हुआ, रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक बोनस देता है। माइकल सोच रहा होता है मैं ये सोच रहा था आजकल यहाँ पे सिस्टम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, लगता है यहाँ पे सिस्टम मेरे लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है, पता नहीं मुझे यहाँ पे कौन सा बोनस मिलेगा, सच में काफी मजा आने वाला है। आगे हम देखते हैं माइकल के अंकल के घर को। वांगजू बोलती है डेकी तुम यहाँ पूरे दिन घर पे बैठ के फोन चला रहे हो, अगर तुम्हारे पास में कोई भी काम नहीं है ना चलो झाड़ू पोछा करो, मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने काफी सारा काम कर रही हूँ, अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम्हें झूठ बोल रहे हो और तुम्हें कोई बजट नहीं मिलने वाला तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। तुमसे यार ठीक तो माइकल ही है जिसके पास में परफेक्ट जॉब तो है और वो मुझे काफी पसंद भी करता था और वो सिटी में भी रहता है तो उसके साथ मैंने काफी बेहतर रहता, मैं काफी कमाल की लाइफ जी पाती, ना कि तुम्हारी तरह यहाँ पे घर में पड़े रहो और अब तो तुम्हारे पास में काम भी नहीं है तो तुम्हारा ये पैसा है ना बहुत जल्दी कम हो जाएगा। सच में डेकी तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। चिढ़ते हुए डेकी बोलता है क्या तुमने क्या बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हें मेरे सामने माइकल का नाम लो। वांगजू बोलती है मेरे कहने के हिसाब से एक बर्ड जिसका पंख ना होना वो भी उड़ सकती है पर तुम्हारा जैसा कामचोर इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। वो तो ठीक है अंकल के पास बहुत सारे पैसे थे वरना तुम्हारा क्या ही होता, शायद से तुम्हें कहीं जॉब ही नहीं मिलती, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह पे होती ना तो मिस्टर तुम्हें घुटनों पे आ जाती, कम से कम वो तुम्हें काम तो दे पा रहे थे ना, तुम बस यहाँ पे सारे लोग सामने काफी कूल बनते हो पर हो नहीं, असलियत में तुम हो एक लूजर जिसका बिल्कुल भी काम नहीं है। मैं जा रही हूँ माइकल को ढूंढने के लिए और मैं उसके साथ रहूंगी।
वैसे भी हम लोग साथ साथ में बड़े हुए हैं, वो मुझे पक्का से माफ कर देगा। सच में यहाँ पे शहर में रहने में काफी मजा आएगा, तुम जैसे लूते साथ रहने से तो बहुत अच्छा है। तभी डैकी वांगजू को पकड़ते हुए बोलता, कमीनी औरत, फालतू बात करना बंद करो। तुम एक ऐसी औरत हो जिसने जिंदगी में एक पैसा नहीं कमाया और फिर भी यार मेरी बेइज्जती कर रही हो। करोड़ों का मालिक हूँ मैं, तुम्हारी जैसी लड़की की मेरे सामने क्या औकात। लगता है तुम्हें यहाँ मार खाने का काफी मन कर रहा है। ये बोलने के साथ ही डैकी ने वांगजू को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारा होता है। आगे हम देखते हैं माइकल के पेरेंट्स को, जिनको एक पेपर दिया जा रहा होता है। आप ये सारी डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद साइन कर दीजिए। मिस्टर हान बोलते, ठीक है मैं भी रीड करता हूँ। माइकल की मॉम बोलते, मिस्टर हान क्या हुआ, इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। मिस्टर कैंग बोलते, मैम सर मैं वो क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये भले ही छोटा हो पर ये यहाँ पे रोड के बीच में आ रहा है, इसी वजह से गवर्नमेंट को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए और हम यहाँ पे आप लोगों को बेघर तो नहीं कर सकते। इसी वजह से कंपनसेट करने के तौर पे हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनाएंगे, जो कि बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि रोड पे पड़ने की वजह से आपकी जमीन की वैल्यू काफी इंक्रीज हो चुकी है। क्या आप लोग को यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। शौक होते दोनों ही बोलते, क्या हम लोग के घर की इतनी वैल्यू कि हम लोग को एक बहुत ही बड़ा घर मिलेगा। मिस्टर कैंग बोलते, अगर यहाँ पे इतना काफी नहीं तो क्या हम लोग पे भी करें, हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पे कर सकते हैं, पर हम लोग को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। प्लीज सर मैम आप लोग मना मत कीजिए। माइकल के मॉम डैड सोच रहे थे आखिर यहाँ पे हम लोग का गांव इतना अमीर कब हो गया कि सिर्फ यहाँ पे एक छोटे से घर की वजह से हम लोग को इतने पैसे दिए जा रहे हैं। चलो यहाँ पे ये छोड़ो, पक्का से हम लोग इसमें काफी कमाल की होगी। शायद से हमारी फैमिली की मेहनत को देखते हुए ये भगवान की तरफ से गिफ्ट था। माइकल की मॉम बोलते, थैंक यू, हमारे लिए घर ही इनफ रहेगा, हम लोग को यहाँ पे किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए। माइकल के डैड बोलते, माइकल काफी कमाल की बात है, सच में हम लोग काफी लकी हो गए, हम लोग को एक नया घर मिलने वाला है जो कि इस घर के मुकाबले काफी आलीशान और बड़ा भी होगा। फरार से बाहर आओ और यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को देखो।